Hello guys, welcome to another video that consists of information which is very important from CDS point of view. अब बहुत ही कम टाइम बचा है and it is very important for us to have a right approach. अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ा है, हमने किस सब्जेक्ट में कौन से एरियाज़ कवर किए हैं, उसमें से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क टू डू इन इटसेल्फ. ठीक है, हमें हर सब्जेक्ट के लिए एक बिल्कुल सही अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस इज़ वन सच वीडियो दैट इज़ गोइंग टू कवर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री in CDS 2 2020. So please be attentive while attending this entire video. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. ठीक है, उसके बारे में और उसकी डिस्कवरी के बारे में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम वो सारी ही चीज़ें हम कवर करेंगे. तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जितनी बातें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे. तो अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये तीन पार्टिकल के ऊपर हमने ये देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. या तो इसके चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या इसके मास के ऊपर आएगा, या इसके डिस्कवरी के ऊपर आएगा कि किसने इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं. अगर हम डिस्कवरी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्कवरी देखें तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने. ठीक है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा जे थॉमसन के साथ. सेकेंड है प्रोटॉन. प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन. ठीक है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को. ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स शैडविक. ठीक है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा थर्ड के साथ, शैडविक. एंड पॉजिट्रॉन वाज बीइंग इन्वेंटेड बाय एंडरसन. ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और ये उसके हो गए डिस्कवरर. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को किया था शैडविक ने और पॉजिट्रॉन को किया था एंडरसन ने. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चारों के चारों साइंटिस्ट के नाम हमें याद होने चाहिए. बहुत ही बेसिक डिस्कवरीज हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन था उसके डिस्कवर थे जे थॉमसन. सेकंड, बी इज प्रोटॉन. प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने. सी है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया शैडविक ने. और डी पॉजिट्रॉन, उसको डिस्कवर किया एंडरसन ने. अब हम कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउ ये जो कंप्लीट टेबल है, ये कंप्लीट टेबल एक्सप्रेस करती है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है अबाउट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन जो होता है उसको रिप्रेजेंट हम P+ के साथ करते हैं, न्यूट्रॉन को हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम E- से रिप्रेजेंट करते हैं. ये इसके सिंबल होते हैं. उसके बाद अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27. न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻31. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कंप्लीटली डिफरेंट है. आप इसको आराम से अच्छे से याद रख सकते हैं, बट कंफ्यूजन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. तो प्लीज न्यूट्रॉन का ये है और प्रोटॉन का ये है, एक बेसिक आइडिया रखना. जैसे आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है इसके मास के रिगार्डिंग कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा मास होता है. ठीक है, या इनमें से सबसे कम मास किसका होता है. तो ये चीजें हमें याद रखनी है. अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन में चार्ज होता है +1 का, न्यूट्रॉन में चार्ज कोई नहीं होता, इसका 0 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में होता है -1 का. और अगर रिलेटिव मास की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का है 1, न्यूट्रॉन का है 1, इलेक्ट्रॉन का है 0.00055. तो दिस टेबल इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू रियली नीड टू हैव रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम. जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होनी चाहिए वो सारी की सारी इस टेबल में कवर्ड है. अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम के बारे में, दिस मच इज ऑल्सो वेरी इनफ फॉर यू टू स्कोर वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन योर एग्जाम. अब जो अगली बात हमें देखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें डिफरेंस देखना है बिटवीन आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स.
ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इससे पहले इसको देखने से पहले हम एक बार एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास समझ लेते हैं यहीं पे ही। जैसे कि अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन इधर एक एटम है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है ये इसका मास नंबर होता है, और जो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी लोअर साइड में, तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। नाउ एटॉमिक नंबर को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो मतलब किसी भी एटम में, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं। तो जैसे कार्बन 6 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कार्बन 6 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि कार्बन में 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमें बात पता चल जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें Na की, Na इज सोडियम, राइट। सोडियम का मास नंबर होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। तो मतलब सोडियम इसके डिनोशन से हमें पता चल जाना चाहिए कि सोडियम हैज 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का जो एडिशन होता है, उन दोनों का जो सम होता है, उसको हम बोलते हैं मास नंबर। तो जैसे कार्बन में 12 क्या हो गया, उसका मास नंबर हो गया। तो अब हमें ये दोनों चीजों से इसका सब पता चल गया। कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्रोटॉन कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। तीनों चीजें 6 6 6 हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे 23 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसमें हो गए 12 न्यूट्रॉन। तो ये होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर। यहां से बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर समझने के बाद नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं। नाउ आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो एटम होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन उनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। जैसे कि C612, C613, C614, ये क्या हो गए, ये आइसोटोप हो गए। क्यों, क्योंकि इनके मास नंबर डिफरेंट है पर इनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है, 6 6 6, ठीक है। तो ये हो गए आइसोटोप। अब अगर हम आइसोबार्स को देखें, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार वो एटम होते हैं जिनमें सेम मास नंबर होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि आर्गन 40 एंड 18, पोटेशियम 40 19, कैल्शियम 40 20। तो ये क्या हो गए, इसके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो गए बट इसके जो मास नंबर है 40 40 40 वो सेम है। तो ये तीनों क्या हो गए आपस में, ये तीनों हो गए आइसोबार। तो आइसोबार को आपको ध्यान रखना है, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होते हैं जिनमें सेम मास नंबर होता है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सिर्फ न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता, इसमें पूरा मास नंबर सेम रहता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तीसरी है आइसोटोन। अब आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन आर बेसिकली द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोन्स में क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 15 एंड 7, उसके बाद ऑक्सीजन 16 एंड 8, ठीक है। तो इसमें से जैसे आप 14 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 8। 15 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 8। 16 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा 8। तो इसमें क्या हो गई, जो न्यूट्रॉन का नंबर हो गया वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो आइसोटोन्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग,
ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है वो सिर्फ 1 ओनली है। तो आइसोटोप्स हो गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोबार हो गए जिसका मास नंबर सेम है, और आइसोटोन हो गए जिनके न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। नाउ अनदर टॉपिक जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है कुछ मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम के बेस्ड के मॉडल हैं। हमें ये पूछ लेते हैं CDS वाले कि ये मॉडल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे थॉमसन मॉडल की अगर हम बात करें तो थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल वाज अ प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल जो था, थॉमसन ने बेसिकली क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम है वो एक स्फीयर है। ठीक है, और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, ये थॉमसन का मॉडल था, ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन ना कहीं कहीं इम्बेडेड है। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होती हैं या जैसे पुडिंग दिखता है ना ऊपर से, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, पूरा पॉजिटिव है, बस नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन था। तो ये किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था, तो इसीलिए इसको हम थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑल्सो। Second is Rutherford model. Rutherford model was regarding nuclear theory. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, it was regarding nuclear theory. Bohr's model की अगर हम बात करें तो Bohr's model gave the concept of quantization of energy. तो एनर्जी का जो क्वांटाइजेशन था वो जो किसने दिया था, Bohr's model ने दिया था। इसके अलावा डी ब्रॉगली की जो थ्योरी थी, डी ब्रॉगली की बेसिकली एक इक्वेशन थी, वो एक्सप्लेन करती थी इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन क्या थी, इसने बताया था इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। तो हमें याद होना चाहिए कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने एक्सप्लेन किया था, डी ब्रॉगली की थ्योरी ने किया था। और स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो एक्सप्लेन करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदर देन दैट, रदरफोर्ड मॉडल वॉज रिगार्डिंग न्यूक्लियर थ्योरी एंड बोहर्स मॉडल वॉज रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना। उसके बाद हमने ये देखा है कि एवरी टाइम एसिड बेसिस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड एसिड बेसिस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोर ओवर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये जो बेसिक एसिड्स पूछते हैं, बेसिक एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 4 टाइप के बेसिक ऐसे सब्सटेंसेस लिए गए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इनमें पूछा गया है कि इनमें कौन से टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर सार मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क में एवरीवन ऑफ अस नो, मिल्क में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। ये याद रखना है हमें कि लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें विनेगर की और पिकल वगैरह में, तो विनेगर और पिकल में जो एसिड यूज होता है वो होता है एसिटिक एसिड। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स इन CDS एग्जाम कि जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड यूज होता है। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें सोडा वाटर की, तो सोडा वाटर में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो है कार्बोनिक एसिड। इफ यू टॉक अबाउट एप्पल, देन मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एसिड्स हैं जो इन सब्सटेंसेस में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड एंड एप्पल में मैलिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। नाउ दीज आर सम ऑफ द एसिड्स। इसके अलावा और कोई एसिड और उनके यूजेस करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ मोर देन इनफ। बट द थिंग इज़ कि हमें ये बेसिक एसिड्स और इनके यूजेस पता होने चाहिए। तो एसिटिक एसिड अगर देखें तो ये विनेगर में प्रेजेंट है। फॉर्मिक एसिड हम देखें तो वो एंट्स स्टिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंट कभी भी काट जाती है, वहाँ पे जो रेडिश हो जाता है एरिया, दैट इज बिकॉज दैट एंट के जो स्टिंग में रिलीज होता है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंट्स की स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। नाउ सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होगा, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, आंवला एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड मिल्क में, कर्ड में प्रेजेंट है। ऑक्सैलिक एसिड की अगर हम बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच।
एस्कॉर्बिक एसिड। नाउ विटामिन सी जो होता है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और ये प्रेजेंट होता है आंवले में, सिट्रस फ्रूट्स में। एंड टार्टरिक एसिड की अगर हम बात करें तो टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज में। तो ये कुछ ऐसे बेसिक एसिड्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। Now one more question we are going to see on acids only because this is a particular area जहाँ से question आने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ acid देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे oxalic acid। अब oxalic acid का basic use क्या है? Oxalic acid is used to remove rust spot, ठीक है। जो rust spot वगैरह होते हैं उसको साफ करने के लिए oxalic acid बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड अगर हम इधर मैच करें तो इसका सही आंसर होना चाहिए S एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंक स्टेन रिमूवर, ठीक है। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद करना। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अगर नाइट्रिक एसिड को हम बेसिक देखें तो नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, in making of fertilizers like ammonium nitrate, and it is also used in manufacturing of explosives like TNT. TNT stands for trinitrotoluene, ठीक है। So these are the kind of explosives in which nitric acid is used. तो nitric acid का अगर हम use देखें तो it is used for making explosives. Now if we'll talk about boric acid. Now boric acid को please star mark कर लो क्योंकि almost 2-3 times question has been asked from this. Now boric acid is a acid which is used as a constituent of eye wash, ठीक है। It is used in eye wash as antiseptic and grain preservation also. It is also used in grain preservation also. Now if we'll talk about benzoic acid is used in food preservation, ठीक है। तो ये सारे मैच के अकॉर्डिंग अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है डी। Now one more important thing that you need to know about acid is इंडिकेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम एसिड का इंडिकेशन अगर हम चेक करें तो बेसिक जो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए ब्लू लिटमस पेपर के बारे में, एक पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज के बारे में, और एक पता होना चाहिए फिनोफ्थलीन के बारे में। So these are 3 basic indicators that are used for checking whether a substance is an acid or not. तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो अगर कोई चीज़ एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड टर्न हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू रेड। मिथाइल ऑरेंज से पिंक कलर चेंज कर देगा इफ इट इज़ एन एसिड, एंड फिनोफ्थलीन रिमेन कलरलेस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंडिकेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए एसिड्स के बारे में। Now next very important thing that we need to have in our mind is about pH, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क अस अबाउट दैट हु इन्वेंटेड पीएच स्केल। तो इसका सही आंसर है ए, SPL सोरेंसन। तो ये साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया था सोरेंसन ने, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल वो स्केल होता है जिस स्केल पे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो अगर पीएच स्केल की हम रीडिंग देखें तो ये ऑलमोस्ट 0 से 14 की रीडिंग होती है। 7th पे 7 pH जिसका भी आता है दैट इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। और जैसे जैसे 7 से 0 तक जैसे जैसे ये जो नंबर है डिक्लाइन करता जाएगा, पीएच की जो वैल्यू है डिक्लाइन करता जाएगा, यहाँ इसकी एसिडिटी मतलब सब्सटेंस की एसिडिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया विच इज मोर एसिड, ठीक है। एक का पीएच दिया है 4, एक का दिया है 3, एक का दिया है 2, एक का दिया है 1। तो आपको पता होना चाहिए विच इज मोर एसिडिक, द वन हु हैज पीएच ऑफ 1, the one substance who is having pH 1, that is more acidic. And the more you go towards this side, the basicity of a substance increases, ठीक है। जैसे अगर हमसे पूछ लें कि substance is having basicity pH 9, pH 10, pH 11, pH 12, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक हुआ? One with pH 12 is more basic. तो the more we'll move from 7 to 14 on the right hand side, the basicity will increase, the substance will be more of alkaline nature, and if we'll go from 7 to 0 on left hand side, it will be more of acidic nature. So this is basic thing that we know about pH.
नाउ सीडीएस में हमने ये देखा है कि बहुत बार पीएच पूछ लेता है सिंपल सब्सटेंसेस के, जैसे ब्लड के पीएच के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, सलाइवा के पीएच के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये हमारी डेली यूज वाली थिंग्स हैं, ठीक है, जहाँ जिसका अप्रॉक्सीमेट पीएच आपको पता होना चाहिए और जिसका अप्रॉक्सीमेट पीएच जो है वो एग्जाम में हमसे पूछ भी लेता है, ठीक है। तो ब्लड की अगर हम बात करें, तो अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो वो स्लाइटली बेसिक है, क्योंकि 7 पीएच को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। उसके आगे अगर वो होता है तो थोड़ा हम उसको बेसिक कंसिडर करते हैं। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 से 7.5 के बीच में रहता है। सलाइवा की अगर हम बात करें तो इट इज लिटिल एसिडिक, ठीक है, तो 6.5 से 7.5 के बीच में इट बेसिकली रेंजेस। अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टमक है उसमें HCl प्रोड्यूस होता है। HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। लेकिन अगर ये पीएच अगर एक्सेस में हो जाता है, अगर इसका ये जो एसिडिटी है ये एक्सेस में हो जाता है, HCl एक्सेस में रिलीज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है। और उससे टू गेट रिड ऑफ दैट वी टेक एंटासिड्स, ठीक है। एंड वन ऑफ द वेरी फेमस एंटासिड दैट वी यूज इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज समथिंग जो एनसीईआरटी मेंशन करती है और जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है जनरली एंटासिड जो हम जब यूज करते हैं जब हमारे स्टमक में HCl का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक जूस क्या है, हाईली एसिडिक है नेचर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl प्रेजेंट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी एसिडिक हैं, उनका पीएच होता है ऑलमोस्ट 3। सी वाटर की बात करें तो इट इज बेसिक क्योंकि उसका पीएच है 8.5। अगर हम हाउस होल्ड अमोनिया की बात करें तो इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज हैविंग pH 12। एंड इफ यू टॉक अबाउट टोमेटो जूस इट इज एसिडिक इन नेचर क्योंकि इसका pH है 4 to 4.4। सो दिस इज ऑल दैट यू नीडेड टू नो अबाउट pH। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे मेटल और उसके इम्पॉर्टेंट ओर्स, ठीक है। मेटल और ओर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि विच ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड। हम इसको देखने से पहले वील जस्ट सी सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स और उनके ओर्स। सो दिस इज अ टेबल जो कि स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर की गई है, जिसमें एक साइड सारे इंपॉर्टेंट मेटल हैं और उनके सारे इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। ये जितने भी हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आए। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के और अगर हम देखें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, रॉक सॉल्ट है दैट इज NaCl, NaNO3 एंड Na3AlF6 और इसका कॉमन नेम है क्रायोलाइट। तो इसके जो कॉमन नेम है वो भी और केमिकल फॉर्मूला भी दोनों ही हमें पता होने चाहिए। कैल्शियम का है जिप्सम फ्लोरस्पार लाइमस्टोन, मैग्नीशियम का है डोलोमाइट एंड कार्नलाइट। एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, cryolite is also important, corundum is also very important that is Al2O3 and diaspore is also very important. If you talk about zinc, zinc के दो बहुत ज़्यादा important है, zinc blend and calamine। उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट Fe2O3 एंड Fe3O4 रिस्पेक्टिवली एंड FeS2 आयरन पायराइट्स। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पायराइट्स की अगर हम बात करें, आयरन पायराइट्स की बात करें तो उसमें Fe के साथ कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो S2 होता है, ठीक है। लेड की अगर हम बात करें तो PbS गैलेना एंड एंगलसाइट। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर पाइराइट एंड मैलाशाइट। नाउ मर्क्यूरी इज सिनाबार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मर्क्यूरी का जो ओर है दैट इज सिनाबार और इसका केमिकल फॉर्मूला है HgS और मर्क्यूरी का जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला वो होता है Hg। नाउ सिल्वर, सिल्वर में है हॉर्न सिल्वर AgCl विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। देन Ag2S दैट इज आर्जेंटाइट एंड गोल्ड का है नेटिव एज अ फ्री मेटल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। नाउ वील कम बैक टू क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि वो टेबल जो हमने याद की वो हमें कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा मेटल उसकी सही ओर के साथ मैच्ड है। तो अगर हम सबसे पहले देखें हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका ओर है, हेमेटाइट आयरन का ओर है, ठीक है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो एल्यूमिनियम ये तो रॉन्गली मैच्ड है। उसके बाद अगर हम गैलेना की बात करें तो गैलेना का केमिकल फॉर्मूला होता है PbS, तो Pb हो गया लेड, तो ये है करेक्टली मैच्ड। उसके बाद अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3 2H2O।
तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, ना कि आयरन का। और अगर हम बात करें मेलाशाइट की, तो मेलाशाइट है कॉपर का, Cu का, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन सी दैट एक ओर का पता होने से या एक मेटल के ओर को पता होने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट मेटल के सारे इंपॉर्टेंट ओर्स जो हैं विद उनके केमिकल फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, सो दैट वी कैन डू आवर क्वेश्चंस राइट। Now this is a special table being provided for you all which has polymer और उसके मोनोमर। मोनोमर क्या होते हैं, छोटी छोटी यूनिट कंबाइन होके फिर एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड इसके पॉलीमर मेंशन्ड है और इस साइड इसके मोनोमर्स मेंशन्ड है। तो ये मोनोमर की यूनिट कंबाइन होके पॉलीमर्स बनते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पॉलीथीन देखा जाए तो पॉलीथीन का मोनोमर होता है ईथीन। इसके केमिकल फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, बट मोनोमर्स पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद टेफ्लॉन का अगर बात करें, टेफ्लॉन का केमिकल फॉर्मूला होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। ये किससे बना होता है, टेट्राफ्लोरोईथीन इसका मोनोमर होता है। पॉली आर्सिलोनाइट्राइल जो है उसका मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल। देन टेरिलीन और डेक्रोन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्रोन का जो मोनोमर होता है वो होता है ग्लाइकॉल प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड। Then if we'll talk about nylon 6,6, this is also very important and this is also very important. Nylon 6,6 and nylon 6. Nylon 6 का जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम एंड nylon 6,6 का होता है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एंड नोवोलैक का जो मोनोमर होता है वो होता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। So this is a particular table that consists of important polymers and their monomers which are very very important for us to learn for exam. नाउ अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज डिस्कस करेंगे। एलॉय भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कुछ बेसिक एलॉयज मेंशन्ड है। आई बी टेलिंग यू देयर कॉम्पोजिशंस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ब्रास को देखें तो ब्रास का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है Cu प्लस Zn, ठीक है। कॉपर प्लस Zn, कॉपर में होता है 70%, कॉपर होता है इसका 70% और जिंक होता है इसका 30%। देन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज हैज़ Cu प्लस Sn। इफ विल टॉक अबाउट गन मेटल, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं। गन मेटल में क्या क्या होता है, गन मेटल में होता है कॉपर प्लस Sn प्लस Zn प्लस Pb दैट इज लेड, ठीक है। तो ये गन मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। रोज मेटल की अगर हम बात करें तो रोज मेटल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। रोज मेटल में होता है बिस्मथ Bi दैट इज Pb एंड Sn, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं रोज मेटल के। उसके बाद अगर हम बेल मेटल की बात करें, बेल मेटल बेसिकली बेल्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कॉपर प्लस Sn, लेकिन इसके कॉपर प्लस Sn होता है, लेकिन ये ब्रॉन्ज से कैसे डिफरेंट है आप नोटिस करोगे। बेल मेटल और ब्रॉन्ज के सेम ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। ब्रॉन्ज में अगर हम देखें तो कॉपर होता है 90% और Sn होता है 10%, लेकिन अगर हम बेल मेटल की बात करें तो बेल मेटल में ऑलमोस्ट 80% कॉपर होता है और Sn होता है ऑलमोस्ट 20%, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेल्स। इफ विल टॉक अबाउट स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ Fe दैट इज आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तब स्टेनलेस स्टील प्रिपेयर होता है, एंड स्टेनलेस स्टील इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। नाउ मुन्स मेटल, इफ विल टॉक अबाउट मुन्स मेटल, तो मुन्स मेटल में होता है कॉपर प्लस जिंक। इसमें कॉपर की जो अमाउंट रहती है वो होती है 60% और जिंक की जो अमाउंट रहती है वो रहती है 40%। और मुन्स मेटल बेसिकली कॉइन्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मुन्स मेटल जो है वो कॉइन्स बनाने में काम आते हैं। देन इफ विल टॉक अबाउट जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं जर्मन सिल्वर में। एंड सोल्डर, सोल्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्डर में बेसिकली होता है Pb प्लस Sn, और इसमें 50-50% होती है दोनों ही चीज़ें। 50% Pb होता है और 50% Sn होता है। सो दिस इज़ बेसिक, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट एलॉयज आपको जानने थे ये सारे ही यहाँ पे कवर्ड हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न देम थॉरली। नाउ अब हम कुछ बेसिक ऐसे टर्म्स देखेंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जिनके केमिकल फॉर्मूले सीधे हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसे बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO प्लस N2। प्रोड्यूसर गैस बेसिकली यूज होता है इन हीटिंग फर्नेस,
ठीक है। वाटर गैस की अगर हम बात करें तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। तो ये दोनों गैसेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर गैस में N2 प्रेजेंट होती है और वाटर गैस में H2 प्रेजेंट होती है। देन इफ विल कम टू लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को बेसिकली हम कहते हैं लाफिंग गैस या फिर N2O। नाउ यहीं पे आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैस यूज होती है, तो वहां पे यूज होती है CO2। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ CO2। फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो गैस यूज होती है वो होती है CO2। नाउ वील सी सम ऑफ द केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ये ब्लीचिंग एक्शंस के लिए यूज होता है। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। देन विल कम टू बेकिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सिंपल केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है वो बेकरी एजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए भी यूज़ होता है। देन विल कम टू वॉशिंग सोडा। अगर वॉशिंग सोडा को हम देखें तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na2CO3 10H2O से। ये केमिकल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वॉशिंग सोडा में कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं, तो आपको पता होने चाहिए 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। इट इज़ Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2O। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के होते हैं। देन विल कम टू क्विकलाइम। क्विकलाइम बहुत ईजी भी है, बहुत कॉमन भी है और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इससे क्वेश्चन आने के। क्विकलाइम का सिंपल फॉर्मूला है CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ विल कम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 एंड हाफ H2O। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एंड हमें याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्रिपेयर होता है वो होता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 120 डिग्री सेल्सियस। अगर हम जिप्सम को हीट अप करेंगे तो विल गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज CaSO4 एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ मूविंग अहेड वील सी सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। तो फायरवर्क्स में जो ग्रीन कलर रहता है वो बेसिकली रहता है बेरियम की प्रेजेंस से। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम इन फायरवर्क्स। और अगर क्रिम्सन रेड लाइट अगर पूछें कि क्रैकर्स में बर्न करने से क्रिम्सन रेड कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है, वो होता है स्ट्रॉन्शियम की वजह से, दैट इज SR। तो ग्रीन कलर इज ड्यू टू बेरियम एंड रेड कलर इज ड्यू टू स्ट्रॉन्शियम। नाउ एंटी नॉकिंग कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इफ समवन आस्क यू एंटी नॉकिंग कंपाउंड कौन सा यूज होता है, तो दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। क्वेश्चन आ सकता है इससे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंपाउंड इनमें से एंटी नॉकिंग कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। सो दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। नाउ फूल्स गोल्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फूल्स गोल्ड किसे बोला जाता है, तो फूल्स गोल्ड बोला जाता है FeS2 दैट इज आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स जो हैं उनको कॉमनली बोला जाता है फूल्स गोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेन। तो हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है। सो दैट इज सिल्वर आयोडाइड। Silver iodide is used in artificial rain, that is AgI. This is also very important. Now cancer treatment, we can be asked कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो कोबाल्ट 60 जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स की अगर हम बात करें तो नोबल मेटल्स किसे बोलते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, दैट इज Au, Ag, Hg एंड Pt। ये जो चार एलिमेंट हैं इनको हम नोबल मेटल्स की कैटेगरी में डालते हैं। दीज आर बीइंग नोन एज नोबल मेटल्स। Now these were all important things which were very important for you to know for your exam, that is CDS 2 2020.
And if you want to have such crisp information regarding all these subjects so that you can score well in your exam, you can join the courses present on Insight SSB app.